नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, सारे लोगों का सपना होता है एक घर खरीदना, एक प्रॉपर्टी खरीदना, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते समय, उसकी रजिस्ट्री कराते समय कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है रजिस्ट्री गलत हो जाए, डीड में कुछ कमी रह जाए और आप थाने और कचहरी के चक्कर लगाते रह जाएं दसियों साल तक। तो इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि रजिस्ट्री कराते समय, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना आवश्यक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले किसी प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से पता लगती है या स्वयं आप अपने प्रयास से भी कोई प्रॉपर्टी देख सकते हैं। प्रॉपर्टी देखने के बाद जब कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आती है, आप फाइनल करते हैं, तब उसकी रजिस्ट्री कराने की बात होती है। तो रजिस्ट्री कराने के समय आप पहले से थोड़ा अलर्ट रहें और बहुत बारीकी से उन बिंदुओं को देखें जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। थोड़ी सी भी कमी रह गई, रजिस्ट्री में गलती हो गई, तो आपको सालों कचहरी के और थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी भी डिस्प्यूटेड हो सकती है और आपको उसका कब्जा भी नहीं मिल सकता है। तो इन समस्याओं के समाधान कैसे होंगे देखते हैं पॉइंट वाइज। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि चाहे आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते समय किसी डीड राइटर की मदद लें या प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से वो अपनी प्रॉपर्टी की डीड तैयार करवा ले। कोई भी तरीका हो डीड तैयार कराने का, लेकिन आपको 2-3 दिन पहले ही डीड तैयार करा लेनी चाहिए और डीड को ध्यान से पढ़ते रहना चाहिए ताकि बारीकी से कोई कमी उसमें ना रह जाए, ये आप जान पाएँ। और सबसे पहले आपको उस डीड में आपके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस का डिटेल चेक करना चाहिए कि ट्रांजैक्शन के डिटेल्स में कोई कमी तो नहीं रह गई है, जो चेक नंबर है, जो कैश का अमाउंट है, डेट है, वो सब ठीक है या नहीं है। अन्यथा रिटर्न दाखिल करते समय या बैंक के ट्रांजैक्शन में हुई किसी भी गलती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और इसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या अन्य विभागों का नोटिस आ सकता है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। नंबर 2, जो स्टाम्प की कैलकुलेशन है, आपकी प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार प्रॉपर्टी की कितनी कीमत है, उस प्रॉपर्टी की कीमत के अनुसार रिक्वायर्ड स्टाम्प पेपर्स खरीदे गए हैं या नहीं खरीदे गए हैं। क्योंकि अगर स्टाम्प खरीदने की जिम्मेदारी विक्रेता की है तो हो सकता है जानकर या अनजाने में वो स्टाम्प की कैलकुलेशन में कुछ ऐसी गलती कर दे या जानबूझकर गलती करवा दे कि स्टाम्प की कैलकुलेशन कम हो जाए, कम स्टाम्प पर ही रजिस्ट्री हो जाए। लेकिन अगर कम स्टाम्प पर रजिस्ट्री हुई है तो बाद में उसकी जांच हो सकती है और प्रॉपर्टी आपके पास आने के बाद जो डिफरेंस है वो आपको स्टाम्प की ड्यूटी का वो आपको दोबारा से देना पड़ सकता है और रिकवरी इसकी हो सकती है, जिसके लिए आप पूरी तरह उत्तरदायी होंगे और बिक्री करने वाला तो बेच के निकल जाएगा, सारी जिम्मेदारी आपकी आ जाएगी। ये कई केसेस में होता है। लगभग 10% केसेस में डीड में जो स्टाम्प लगते हैं, स्टाम्प की कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूर हो जाएगी, आप ध्यान रखें इस बात का, ये मेरे कहने का मतलब है। जैसे मैंने अभी एक पहले ही वीडियो बनाया था, उसमें आपने सुना होगा, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ कि विक्रेता की टाइटल उस प्रॉपर्टी पर सही है या नहीं सही है, इसकी जांच आपको जरूर करनी है। उसके नाम म्यूटेशन है या नहीं है, प्रॉपर्टी का वो अलॉटी है तो प्रॉपर है या नहीं है, और अगर वो कृषि जमीन है तो उसका नाम, उसका दाखिल खारिज है या नहीं है, स्वामित्व में कोई विवाद तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा, इस बात की जांच आपको करानी जरूरी है। और प्रॉपर्टी पर कोई प्रभार तो नहीं है, भार तो नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी नील इनकम्बरेंसेस है या कि नहीं, उस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं किया है, ये आप जांच कर लें। और अगर इस बात का डीड में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तो फिर आपकी प्रॉपर्टी विवादित हो सकती है। तो डीड में इन बातों का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वामित्व के संबंध में हुए विवादों से बच सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसपे 90% लोग ध्यान नहीं देते हैं और डीड हो जाती है, बाद में समस्या आती है, जब नक्शा पास कराने की बात आएगी तब पता लगता है कि ये गलती हो गई। जो प्रॉपर्टी के क्षेत्रफल का मेजरमेंट है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई की भुजाएं शामिल हैं और उसकी चौहद्दी भी शामिल है, मतलब उसके पूर्व में
कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका विवरण सही लिखा या नहीं लिखा, पश्चिम में कौन सी प्रॉपर्टी है, उत्तर में कौन सी प्रॉपर्टी है, दक्षिण में कौन सी प्रॉपर्टी है। चारों तरफ स्थित प्रॉपर्टी जो हैं वो उसकी चौहद्दी में स्थित प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तो जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं उसकी चौहद्दी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, उनका सही उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है, और चारों भुजाएं उनकी मापें सही है या नहीं सही हैं, और मापें सही होने के बाद भी उनका कैलकुलेशन, जैसे फील्ड बुक से पहले कैलकुलेशन करने का तरीका था, कैलकुलेशन में एरिया जो आ रहा वही एरिया आपकी डीड में लिखा गया है या नहीं लिखा गया। कई केसेस में ऐसा होता है कि जो भूखंड है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर नहीं होता है, ट्रायंगुलर हो सकता है या किसी और ऐसे शेप में हो सकता है जिसका आसानी से क्षेत्रफल निकालना संभव नहीं है। तो आप ध्यान से 1-2 दिन पहले उसकी फील्ड बुक के अनुसार या किसी एडवोकेट से, किसी इंजीनियर से उसका एरिया चेक करा लें, मतलब प्रॉपर्टी के एरिया में और उसकी चौहद्दी में किसी तरह की अगर गड़बड़ी है तो उस प्रॉपर्टी का नक्शा पास करते समय जांच होगी और गलत पाया जाएगा तो आपकी समस्या आ जाएगी और नक्शा पास नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो चौहद्दी और उसकी मेजरमेंट और एरिया सारी मैच करनी चाहिए प्रॉपर्टी के रियल डॉक्यूमेंट से और रियल फिजिकल स्टेटस से। अगला बिंदु है, इस बिंदु के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उस प्रॉपर्टी पर चाहे वो प्राइवेट संपत्ति हो या किसी विभाग द्वारा बेची हुई संपत्ति हो, लेकिन जो आपको बेच रहा है उस सेलर का उस प्रॉपर्टी पर वास्तव में फिजिकली कब्जा है या नहीं है, और अगर विभागीय संपत्ति है तो उस विभाग से विक्रेता को कब्जा प्राप्त है कि नहीं है। अगर उसको कब्जा प्राप्त होगा तभी वो बिक्री के बाद आपको कब्जा दे पाएगा विधिक रूप से, और आप उसका कब्जा तभी प्राप्त कर पाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है कि सेलर का उस पर कब्जा विधिक रूप से और फिजिकली, मतलब उसको कागज पर कब्जा प्राप्त है या नहीं है और भौतिक रूप से मौके पर कब्जा प्राप्त है या नहीं है, ये आपको देखना है। और जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो आप अपनी सुरक्षा अगर रखना चाहते हैं कब्जे के संबंध में तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पजेशन लेटर या कब्जा पत्र बना लें और दोनों लोग उस पर साइन करके उसको नोटराइज करा के रख लें कि भाई आपके द्वारा कब्जा दिया गया। मुझे लग रहा था कि ये ऐसे बिंदु है आपको बताना आवश्यक है, क्योंकि मेरे पास कई केसेस ऐसे आते हैं जिनमें लोग कहते हैं कि साहब अरे इसमें तो चौहद्दी गड़बड़ होगी, मेरा नक्शा ही नहीं पास हो रहा। उस केस में उसकी आपको पुनरीक्षित डीड करानी पड़ सकती है और दोबारा से आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ये समस्या आ सकती है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना जरूरी है जब आप किसी प्रॉपर्टी का सौदा करें, खरीदें या उसकी रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।